बहू ये क्या बात है। जीन्स टॉप पहना, स्कूटर ली और चल पड़ी। उस दिन रविवार था। मैं सुबह 5 बजे बिस्तर से उठ गई थी। सुबह 10 बजे रूपा दीदी की फ़्लाइट आने वाली थी। उससे पहले मैंने सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना दोनों की तैयारी कर ली। मैंने घर में किसी को कुछ नहीं बताया था, यहाँ तक कि मेरे पति रवि को भी दीदी के आने की खबर नहीं होने दी। मैं नहाकर जल्दी से तैयार हो गई और रवि से कहा मुझे अपने दोस्त से कुछ काम है, 1 घंटे में आ जाऊंगी। इससे पहले कि रवि कुछ भी पूछता मैं जल्दी से घर से बाहर निकल गई। लिफ्ट से नीचे पहुंची तभी ख्याल आया स्कूटर की चाबी तो मैंने ली ही नहीं। मैं वापस घर पर आई। फ्लैट का दरवाज़ा खुला हुआ था। जैसे ही मैं अंदर आई सासू माँ की आवाज़ कानों में पड़ी, देख रवि, रोशनी इस घर की लड़की नहीं बहू है। यह भला कोई कायदा है? जीन्स टॉप पहनना, स्कूटर और चल दी, न बड़ों का लिहाज न आंखों में शर्म। इस पर रवि ने कहा, मम्मी आप किस ज़माने की बात कर रही है? आजकल हर लड़की जीन्स टॉप पहनती है, रूपा दीदी भी सब कुछ पहनती है, उन्हें तो आप कुछ नहीं कहती। दीदी दूसरे घर की हो गई है, वह कुछ भी करे मुझे क्या। और यह तुझे आजकल हो क्या गया है? 4 दिन शादी को हुए नहीं, हरदम बीवी की तरफदारी करता रहता है। इतने में पापा की आवाज़ आई, सरला खामोश हो जाओ, क्यों व्यर्थ में अपने साथ साथ सबका दिमाग खराब कर रही हो? पढ़ी लिखी हो, ज़माने के साथ चलना सीखो। इतनी अच्छी बहू मिली है, उसकी कद्र करो। मैंने चुपचाप चाबी उठाई और बाहर निकल आई। मैं एयरपोर्ट पहुंची। दीदी की फ़्लाइट आधा घंटा देरी से आने वाली थी। मैं लॉबी में जा बैठी और आंखें बंद कर विचारों के सागर में डूबने उतरने लगी। रवि से मेरी मित्रता एक रेस्टोरेंट में पिछले वर्ष हुई थी। चंद दिनों में ही दोस्ती की सीमा लांघकर हम प्यार की ओर बढ़ गए। रवि की जॉब लगते ही वह अपने माता पिता के साथ मेरा हाथ मांगने आ गया और कब हम दोनों का विवाह हो गया पता ही नहीं चला। पलकों पर सतरंगी सपने संजोए मैं रवि के घर आ गई। 5वें दिन हम दोनों को हनीमून के लिए निकलना था। तब शाम का समय था। मैं अपने कमरे में पैकिंग कर रही थी। तभी मेरी सास ने रवि को अपने कमरे में बुलवाया। कुछ देर बाद रवि लौटे तो उनका चेहरा उतरा हुआ था। वो कुछ परेशान दिखाई दे रहे थे। मैंने वजह जाननी चाहिए। झिकझिकाते हुए वह बोले, रोशनी मम्मी हनीमून पर जाने के लिए मना कर रही है। क्यों? मैं हैरान रह गई। उनका कहना है बेंगलोर में तो हम अकेले ही रहेंगे, फिर हनीमून पर जाने की क्या ज़रूरत है। इतने दिन उनके पास दिल्ली में ही रहे तो उन्हें अच्छा लगेगा। रवि, बेंगलोर में अकेले रहने और हनीमून पर जाने में तो फ़र्क है ना। फिर हमारा रिजर्वेशन भी तो हो चुका है। मेरे स्वर को निराशा ने समीर को बेचैन कर दिया था। वे आहत स्वर में बोले, मेरे साथ साथ पापा ने भी मम्मी को समझाया था, पर मेरी आंखों में गुस्सा और पीड़ा साफ साफ दिख रहा था। मैं अटैची से कपड़े निकालने लगी तभी मुझे शादी से पहले अपनी मम्मी के कहे शब्द याद आ गए। उन्होंने कहा था, रोशनी शादी के बाद लड़की ससुराल में कितनी जल्दी एडजस्ट होती है यह ससुराल वालों के साथ साथ लड़की की स्वयं की सोच और व्यवहार पर निर्भर करता है। थोड़ा सा सब्र और धैर्य रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद करता है। मैंने खुद को सहज करने का प्रयास किया और फीकी मुस्कुराहट के साथ बोली, तुम टेंशन मत लो, हम बेंगलोर से ऊटी घूम आएंगे। लेकिन बेंगलोर पहुंचकर भी हम लोग ऊटी नहीं जा पाए। शादी में ली गई छुट्टियों के कारण ऑफिस में काम बहुत था। हनीमून पर जाने का रोमांच और उसकी मादकता के एहसास से मैं वंचित ही रही। दिल्ली से आए 2 महीने हो चुके थे। मेरी रवि की गृहस्थी धीरे धीरे व्यवस्थित हो रही थी। रवि बहुत कोऑपरेटिव थे। हम दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। एक दिन दिल्ली से पापा यानी ससुर जी का फ़ोन आया कि वो और मम्मी बेंगलोर आ रहे हैं। मैं खुश थी। मुझे ख्याल आया क्यों ना चुपचाप अपनी ननंद रूपा दीदी को भी पूना से बेंगलोर आने का निमंत्रण दे दूं। उनके अचानक चले आने से रवि और मम्मी पापा सरप्राइज्ड हो जाएंगे। मैंने दीदी को फ़ोन मिलाया। उन्होंने 1 हफ्ते बाद आने का आश्वासन दिया। मम्मी पापा आ गए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय इनका ख्याल रखना चाहती थी, पर मम्मी का टिपिकल सास वाला रवैया मेरी समझ से परे था। उनकी पैनी दृष्टि हरदम मेरे निरीक्षण करती रहती थी। जरा सा मौका हाथ आया नहीं कि उपदेश देना शुरू कर देती थी। यही नहीं, रवि का घर के कामों में हाथ बटाना भी उन्हें खटकता था। एक सुबह मैं सबके लिए नाश्ता बना रही थी।
रवि वॉशिंग मशीन से कपड़े निकालकर सुखा रहा था तो मम्मी से रहा नहीं गया। बालकनी में जाकर बोली, रवि यह क्या कपड़े तू सुखा रहा है? इसमें हर्जी क्या है मम्मी? जब कमाते दोनों हैं तो घर का काम भी दोनों को मिलकर ही करना चाहिए। रवि बोला, अच्छा अब तो बड़ा समझदार हो गया है, पर पहले कभी तूने ऐसी समझदारी नहीं दिखाई। अपनी माँ का हाथ तो तूने कभी नहीं बटाया। ओहो मम्मी कैसी बातें करती हो। चलो इस बार दिल्ली आऊँगा तो सारा काम करूँगा, तुम बस पलंग पर बैठकर हुक्म चलाना। माँ के गले में बाहें डालकर रवि हंस दिए थे। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मम्मी के इस एटीट्यूड ने उनके आने की सारी खुशी काफूर कर दी थी। अब मुझे अफसोस हो रहा था क्यों मैंने रूपा दीदी को बुलाया यहाँ पर। अकेली मम्मी का यह हाल है तो जब बेटी भी साथ होगी तब क्या होगा। वो तो मम्मी को और भी मेरे खिलाफ भड़काएगी। ननद जो ठहरी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। फ्लाइट आ चुकी थी। बाहर आने पर रूपा दीदी ने मुझे गले लगा लिया। दीदी को देख घर में खुशी की लहर दौड़ गई। रवि मुस्कुराते हुए बोले, रोशनी ने मुझे भी कुछ नहीं बताया। तुम दोनों लड़कियों ने हमें अच्छा सरप्राइज दे डाला, ऐसा पापा ने कहा। पापा, यह प्लान आपकी बहू का था, इसी ने चुपके से मुझे बुलाया था। रूपा दीदी के जवाब पर पापा ने मम्मी की तरफ इस अंदाज से देखा मानो कुछ कह रहे हो। देखिए अपनी बहू की काबिलियत। दोपहर को सभी लोग खाना खाने बैठे थे। रवि को बैंगन की सब्जी खाते देख मम्मी जी से रहा नहीं गया। बोल ही दिया, यह क्या रवि, तू बैंगन खा रहा है? शादी से पहले तो तू छूता भी नहीं था। रोशनी को बैंगन पसंद है शायद इसलिए। मम्मी का व्यंग्यात्मक स्वर पापा को बुरा लगा। वो झट से बोले, रवि बेटे, मुझे तुम दोनों का कॉपरेशन और अंडरस्टैंडिंग देखकर बहुत खुशी हो रही है। अपने पार्टनर की छोटी छोटी बातों को अपनाना रिश्तों को मजबूत बनवाना है। मम्मी बुरी तरह झेम गई थी। मैं मुस्कुरा दी। दीदी एक हफ्ते के लिए बेंगलोर आई थी, इसलिए मैंने और रवि ने ऑफिस से छुट्टी ले ली ताकि सब आराम से घूम सके। एक सुबह दीदी मेरे साथ किचन में पूरी बनवा रही थी। गप्पे मारते हुए उन्होंने अचानक बायों का रुख मम्मी की ओर मोड़ दिया। वह बोली, रोशनी, जब से मैं आई हूँ देख रही हूँ मम्मी तुम्हें कुछ ना कुछ बोल देती है, पर तुम उनकी बातों को दिल से मत लगाना, वो मन की बहुत अच्छी है। दीदी, मैं किसी के मन को तो नहीं जानती हूँ। जैसा व्यवहार मेरे साथ होगा मेरा मन उसी के अनुसार रिएक्ट करेगा। कभी कभी मुझे मम्मी की बातों का बहुत बुरा लगता है, फिर सोचती हूँ आखिर जो इतने अरमानों सपनों बेटों की शादी रचाती है वही बहू की सबसे बड़ी आलोचक उसकी प्रतिद्वंदी कैसे बन जाती है। शायद इसकी वजह उसके पूर्वाग्रह या फिर उसकी अवचेतन मन से दबी हुई सुरक्षा की भावना है कि कहीं बेटा उससे दूर न हो जाए। इसी शंका के चलते वह चाहे अनचाहे नहीं चाहती कि बेटा बहू की ज़्यादा देखभाल करे। अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मम्मी जी की चीख सुनाई दी। हम बाहर भागे। बाथरूम से आते हुए मम्मी जी का पैर फिसल गया था। दरवाजे से टकराने के कारण माथे से खून बह रहा था। हम लोग बहुत घबरा गए। पापा ने सहारा देकर उन्हें सोफा पर बिठाया। मैंने मम्मी का घाव साफ किया और पट्टी बांध दी। मैंने कहा, घबराइए मत, मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिए। मैं स्कूटर निकाल रही हूँ। रवि आ जाए तो मैं उसके साथ चली जाऊँगी। मम्मी रवि कार की सर्विसिंग के लिए गए हैं, पता नहीं कब तक आएंगे। आप मेरे साथ चलिए। डॉक्टर से पट्टी करवाकर मैं लौटी तभी रवि आ गए। अरे मम्मी को क्या हुआ? रवि घबरा उठे। कुछ भी तो नहीं, मामूली सी चोट है। दरवाज़ा लग गया था। अपने प्रति बेटे की चिंता को देख मम्मी जी प्रसन्न हो गई। मम्मी आप आराम कीजिए, घूमना कैंसिल। रवि ने कहा, घूमना कैंसिल नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रूपा क्या रोज रोज बेंगलोर आएगी? रूपा दीदी की अनिच्छा के बावजूद मम्मी घूमने गई। शाम को सब लोग घूमकर लौटे। चाय पीकर मैं और रवि अपने कमरे में आराम करने चले गए। रवि तो सो गए पर मैं बिस्तर पर लेटी थी। उनकी आवाज़ मुझे साफ सुनाई दे रही थी। दीदी बोली, मम्मी आपने देखा रोशनी को, उसे आपकी कितनी परवाह हो गई थी, फिर भी आप हमेशा रोशनी में कमियां ढूंढने की कोशिश करती है। आपका यही एटीट्यूड रहा तो आपके रिश्ते में खटास आ ही जाएगी।
रवि और रोशनी के रिश्ते में भी तनाव पैदा हो जाएगा, तब क्या आपको अच्छा लगेगा? पापा ने गहरी सांस ली और बोले, छोड़ो रूपा बेटा, तुम्हारी मम्मी की समझ में कुछ नहीं आएगा। दरअसल तुम्हारी मम्मी के दो चेहरे हैं। अपनी बेटी के सामने उनका एक चेहरा है और बहू के सामने दूसरा। तुम्हारे हनीमून पर मलेशिया जाने से ये इतनी खुश थी, लेकिन बेटे बहू का हनीमून खुद ही कैंसिल करवा दिया। दामाद बेटी का ख्याल रखे तो खुश हो जाती है, लेकिन बेटा बहू की मदद भी करे तो यह सहन नहीं होता। तब बेटा जोरू का गुलाम की पदवी पा जाता है। तुम्हारे घर जाती है तो किचन में तुम्हें घुसने नहीं देती और यहाँ किचन में जाना ही नहीं चाहती। पूछो इनसे, इतने दिन हो गए यहाँ आए हुए, कभी बेटे बहू को उनकी पसंद का खाना बनाकर कुछ खिलाया? रूपा दीदी कुछ रुककर बोली, मम्मी मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप ऐसा कर सकती है। अब वह जमाना गया जब सास बहू के रिश्ते में करवाट हुआ करती थी। जैसे जैसे लड़कियां एडुकेटेड होती जा रही है, रिश्तों के नए आयाम बनते जा रहे हैं। आजकल सास और बहू के बीच दोस्ताना रिश्ते हैं। मम्मी छोटी छोटी बातें जीवन में बहुत महत्व रखती है। इनसे रिश्तों में नज़दीकियाँ भी आती है और दूरियाँ भी पैदा हो जाती है। पापा बोले, तुम्हारा यही रवैया रहा सरला तो न तो रोशनी दिल्ली आना चाहेगी और न तुम्हें बेंगलोर बुलाना चाहेगी। हम आज की युवा पीढ़ी को दोष देते हैं कि वे संयुक्त परिवार में रहना ही नहीं चाहते, पर क्या इसकी एक वजह हम लोगों का दोषपूर्ण व्यवहार नहीं है? सरला नारी के कितने रूप होते हैं। वह किसी की आज्ञाकारी बेटी है तो पतिव्रता पत्नी भी है, ममतामय माँ है तो अनुशासन प्रिय सास भी है। जिसे एक पराये पौधे को अपनी बगिया में इस तरह रोपित करना होता है ताकि वह पौधा सिर्फ जमीन ही न पकड़ ले, बल्कि भली भांति पल्लवित और पोषित भी हो। पर कुछ अपने पूर्वाग्रह और कुछ नासमझी के कारण महिलाएं इस भूमिका को निभाने में अवसर चूक जाती है। मैं तुम दोनों की बात अच्छी तरह समझ रही हूँ। सच कहूँ तो आज सुबह से मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि मैं गलत कर रही हूँ। मम्मी की आवाज़ रुआंसी हो आई थी। अगली सुबह एक नए आगाज के साथ आई। अपने प्रति मम्मी का स्नेहिल व्यवहार देखकर मैं सोच रही थी, स्वयं को बदलना कोई कठिन काम नहीं है। ज़रूरत है बस अपनी नज़रिया और इच्छा शक्ति में बदलाव लाने की। रूपा दीदी को बुलाना कितना सार्थक सिद्ध हुआ था, ये मुझे अब महसूस हो रहा था। उन्होंने अपनी समझदारी से यह साबित कर दिया था कि आज की पढ़ी लिखी ननद भाभी का रिश्ता जीवन में कितना मिठास घोल सकता है। धन्यवाद दोस्तों।